तो यादव जी जो कर रहे हैं वो तो उनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं ना। तो लेकिन उन्होंने भी अपराध किया था, इन्होंने भी अपराध किया। अब मैंने चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ मैं केस कर चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पे या एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे या किसी भी पद पे बैठा है संविधान के अनुरूप या संविधान की ताकत से या रास्ते से, वो समझना चाहिए वो उस पद पे या उस पद का रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदा तब तक होता है जब वो भारत के संविधान और कानून के तहत काम करे और बात करे। जैसे ही कोई भी व्यक्ति वो उस रेखा को, संवैधानिक रेखा को, उस लिमिट को क्रॉस करके 1 मिलीमीटर भी या उससे भी कम बाहर जाता है, वो व्यक्ति अपने पद से अलग हो जाता है, वो इंडिविजुअल बन जाता है। अब वो उस पद की जो प्रोटेक्शन होती है उसको वो उससे छीन जाती है और वो एक आम अपराधी बन जाता है जैसे कोई और अपराधी है। ये भारत देश की जनता को समझना ज़रूरी है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो अगर कोई मर्डर करेंगे तो प्रधानमंत्री के हैसियत से नहीं करेंगे। मैं ये एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं करेंगे। या कोई गैरकानूनी काम करेंगे तो वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं करेंगे, वो नरेंद्र मोदी जी अपनी निजी हैसियत से करेंगे। मतलब ये शेखर यादव सही है? नहीं, शेखर यादव साहब ने जो भी कहा है वो उनका अपना मत है, लेकिन वो अपराध है जो उन्होंने ऐसे अपराध करने वालों को क्या सजा होनी चाहिए? क्या हो सकता? भारत के संविधान में अपराध करना मना थोड़ी है, सजा है उसकी। करिए आप लीगल मामलों के एक्सपर्ट हैं, जो ये बयान आपने सुना आपको भी बुरा लगा होगा। कई मुसलमान भाई इसको लेकर आहत हो गए हैं कि भाई हमें कठमुल्ला बोला जाता है, हमें देशद्रोही गद्दार बोला जाता है। तो ऐसे मुसलमान भाइयों को क्या कहेंगे, कैसे सांत्वना देंगे? ऐसे जज आ गए हैं तो उनको इंसाफ आगे मिलेगा? सवाल तो ये है सर। मेरे सांत्वना की ज़रूरत पड़ रही है उन्हें, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि इसका मतलब उन्हें अपने लीडरशिप को सवाल करना चाहिए। इसका मतलब उनकी लीडरशिप बेईमान है, वरना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। देखिए, किसी को रोक टोक थोड़ी है, मर्डर करना भी बैन थोड़ी है इंडिया में। फांसी की सज़ा होती है अगर कोई मर्डर करता है। अब तय करे, यादव जी ने तय किया मैंने एक अपराध करना है, उन्होंने तय किया, अपराध किया, अब उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। उसके लिए कोई तो कार्रवाई करेगा नहीं। हाँ, आपका काम ज़रूर छीनने की चेष्टा करेंगे। आपका मतलब जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? चीज़ों को रिपोर्ट करना। वो काम जितने भी नेता अभिनेता हैं सारे वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ कर रहे हैं? तो ये जो है ना, ये फ्रॉड, जो सिस्टम में फ्रॉड घुस गया है हर तरफ से, उसको देखना है जनता क्या कर सकती है। जो उनके नुमाइंदे, लीडर और मसीहा बनते हैं, उनको सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए कि आपने क्या किया। ये लेक्चर मत दो कि ये बड़ा बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये तो हमें स्वयं ही पता है। सर, बड़ी बात ये है, उन्होंने वीएचपी के कार्यक्रम में ये नफरत की भाषण दिया। मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ कि कोई मना थोड़ी है, मना नहीं है ना कुछ भी। एक आप कार्य करोगे उसकी सज़ा मिलेगी। ये है 1997 का जो फुल कोर्ट रेजोल्यूशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कंडक्ट जो जजेस का होना चाहिए वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं वो, तो उनकी जजशिप जाएगी। कब जाएगी? अब उसके लिए तो ये नेताओं को कुछ करना चाहिए ना। नहीं, सरकार क्या नहीं कर सकती? डबल इंजन सरकार है, उसे नहीं दिखता है कि इसे हो क्या रहा है पार्लियामेंट सरकार। देखिए, अब उन्होंने अपराध क्या किया तो आपको सरकार का भी पता लग जाएगा। अपराध क्या किया उन्होंने? विश्व हिंदू परिषद से के एसोसिएटेड एक प्रोग्राम में वो गए हैं। अब विश्व हिंदू परिषद कौन है? आरएसएस का एक संगठन, और बजरंग दल का पेरेंट संगठन है, वो उसका यूथ विंग है ना बजरंग दल। आरामबाई तेंगुल, मेती लेपुन, जो मणिपुर में जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, 2 संस्थाएं, वो भी आरएसएस की, ये भी आरएसएस के। आरएसएस क्या संस्था है? आरएसएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बैन किया था, अनलॉफुल वो बता के एक ऑर्गेनाइजेशन। कब बैन किया था सर? 1948 में, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, किया था ना। तो अब ऐसी संस्था के प्रोग्राम में जो जाता है वो तो अपने आप में एक अपराधी हो गया ना। और जज को तो वैसे मना है, किसी भी इस प्रकार की संस्था के या किसी पॉलिटिकल संस्था में या किसी एक विचारधारा वाली संस्था के प्रोग्राम में जाना ही मना है।
मगर वो संस्थाओं में से भी कौन सी संस्था ढूंढ के गए जिसके ऊपर आतंकवाद की गतिविधियों को एस्पियोनाज यानी कि देश के खिलाफ सबूत विदेशियों को बेचने के लिए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो इतनी मुश्किल से रिसर्च करके हमारा क्रायोजेनिक इंजन और दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, एक आरएसएस से संबंधित व्यक्ति ने डीआरडीओ के जो सीनियर पद पे था आरएसएस का आदमी, उसने पाकिस्तान को बेच दिए। आरएसएस एक मिनट मैं बात समाप्त करूं। तो ये जो सारे विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का घोषित, तो जो एक घोषित संस्था है जो देशद्रोह के काम कर, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर कौन, आरएसएस की मेंबर, आरएसएस की समर्थित व्यक्तित्व, और उसको बीजेपी के एक लोकसभा का टिकट देके भोपाल में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं। तो ये जो संगठन है ये एक आतंकवादियों को, और उनके ऊपर आज भी केस चल रहा है वो आतंकवाद का, बॉम्ब ब्लास्ट के बहुत सारे लोगों को मरवाने का। तो ये ऐसे लोगों के आरएसएस के एक जो संस्था है उसमें आतंकवादी जो घटनाओं में लिप्त हैं, ऐसे संगठनों के गठजोड़ में जज साहब जा रहे हैं, तो वो खुद आतंकवादी घटनाओं के और आतंकवाद के समर्थक अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर करा लिया। अब उसका यूएपीए में ऑफेंस है, वो धारा 15 साफ है और धारा 16, 17, 18 सब धाराएं उन पे लगती हैं, 19, 20। तो उनके ऊपर यूएपीए का केस दर्ज कराना चाहिए। जो बहुत बड़े बड़े हमारे नेता जो इस वक्त जिनके एकदम सलमान खान को भी बीट कर रहे हैं आंसू बहाने में और छाती पीट के बताने में कि यादव साहब ने ये कर दिया और वो कर दिया, जाएं यूएपीए का केस दर्ज कराएं उनके खिलाफ। प्राचा जी, जस्टिस शेखर यादव ने मुसलमानों को सिर्फ कठमुल्ला नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान है हिंदुस्तान के, ये देश के लिए खतरा है, देश को इनसे बचना चाहिए। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं क्या बता रहा हूँ, यूएपीए का मुकदमा लगता है उनके ऊपर, आतंकवाद की घटना है ये। अब ये नेता जाके कराएं ना, या सिर्फ टीआरपी बटोरनी है इन्होंने? अब मेरे से भी ये सवाल आएगा, मैं तो नेता नहीं हूँ ना, मैं किसी से एक पैसा चंदा लेता हूँ। ये जो हज़ारों करोड़ रुपए चंदा ले रहे हैं, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पता नहीं क्या क्या बन के बैठे हैं, बड़े बड़े संस्थान चला रहे हैं, मेरे पास तो इतने सारे काम हैं एक अकेले ऑफिस पे, और मैं किसी से एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। तो मुझसे भी ये उम्मीद फिर भी जायज़ है। मैं कह रहा हूँ अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा उनके खिलाफ एफआईआर कराने का, लेकिन मेरे सर पे इतने ज़्यादा काम है, मुझे मदद की आवश्यकता है। अब आप इनसे सब नेताओं से बोल दीजिए भाई तुम किसी तरीके से प्राचा साहब की मदद नहीं कर सकते, जाके कंप्लेनेंट ही बन जाओ। ये नेतागिरी झाड़ने के लिए। सर, क्या हमारे देश में अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते इतने क्रिटिकल इशू पे? अदालतें दबाव में नहीं है। अभी तो चंद्रचूड़ साहब ने तो एक ऐसा काम कर दिया जो कभी हुआ ही नहीं था इससे पहले। उन्होंने 2 काम बड़े महत्वपूर्ण किए। एक तो उन्होंने ये कर दिया कि वो प्रधानमंत्री को अपना बड़ा मानते हैं, चीफ जस्टिस के पद पे रहते हुए अपने फैमिली का हेड मानते हैं, और उनके द्वारा अपने घर पे बुलाया उनको। अब तो हम यही समझ सकते हैं ना, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने खंडन किया नहीं है कि मोदी जी जबरदस्ती आए थे। आए और उनको अपनी जो प्राइवेट पूजा होती है, फैमिली पूजा, उसमें अपना लीडर बनाया, मतलब वो लीड कर रहे थे प्रेयर को। एक ये घटना उन्होंने की। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने जजमेंट लिखी थी अयोध्या की, सॉरी बाबरी मस्जिद की, वो उन्होंने नहीं लिखी थी, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने लिखवाई थी उनसे। तो ये 2 काम तो वो कर चुके हैं। तो यादव जी जो कर रहे हैं वो तो उनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं ना। तो लेकिन उन्होंने भी अपराध किया था, इन्होंने भी अपराध किया। अब मैंने चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ मैं केस कर चुका हूँ। अच्छा, मैंने कर दिया। तो मैं जितना कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन क्या होगा सर चंद्रचूड़ के खिलाफ केस करने से? आप क्या चाहते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ फैसले आए और उनको उनके कार्य के हिसाब से उनके जुडिशियल उनके खिलाफ ऑर्डर्स आए। मैं ये चाहता हूँ। अब तो वो पद पे नहीं है तो क्या हो गया? अपने किए की सजा तो भुगतनी पड़ती है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब उस चंद्रचूड़ साहब ने ये कह दिया, उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि जजमेंट मैंने नहीं लिखी थी, वो काम भी तो वो जज नहीं रहते ना तब भी, वो तो जजों ने लिखी नहीं है ना जजमेंट। चंद्रचूड़ साहब के बताने के बाद तो एकदम बिल्कुल साफ हो गया कि चंद्रचूड़ साहब ने तो वो जजमेंट ही नहीं लिखी है। अगर उन्होंने बैठ के ऑर्डर भी डिक्टेट कराया होगा तो वो चंद्रचूड़ साहब ने कराया, चीफ जस्टिस ने नहीं कराया, क्योंकि चीफ जस्टिस किसी बाहरी सलाह से करा ही नहीं सकता।